जी अस्सलाम वालेकुम। हम लोग ने काइनेटिक्स का मॉड्यूल स्टार्ट किया हुआ है और ये इसका सेकंड टॉपिक रेट ला। पिछले वाले हम लोगों ने वीडियो में देखा कि हम लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरह से लिखा जा सकता है, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन पे कौन से फैक्टर इफेक्ट कर सकते हैं, वो भी हम लोग आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे। और काइनेटिक्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था पिछले वीडियो में। तो दिस इज अ वीडियो, अनदर वीडियो ऑफ द काइनेटिक्स मॉड्यूल। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेकंड टॉपिक इसके ऑनवर्ड की तरफ मूव करेंगे। दिस इज द रेट ला। तो रेटला बेसिकली इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है यानी आर, वो किस तरह से डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर। उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना, रेट ऑफ रिएक्शन तो एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें आप लोग ये लिखते हो कि रिएक्टेंट किस लिहाज से कितने नंबर ऑफ मोल से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज ला रहा है, यानी उसको कितने रिएक्टेंट मिलेंगे और प्रोडक्ट मिलेंगे। बट रेटला ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका, उसमें सिर्फ आप लोग देखा था रेट ऑफ रिएक्शन में कि आप लोग एक रिएक्टेंट की जो है ना इक्वेशन लिखते हैं, बट दिस इज अ रेटला। रेटला में आप लोग रेट ऑफ रिएक्शन को उसके साथ क्या करते हो कि आप लोग देखते हो कि ये किस तरह डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के ऊपर। रेट ऑफ रिएक्शन में और रेटला में एक बेसिक चीज का जो फर्क है, रेट ऑफ रिएक्शन एक रिएक्टेंट या एक प्रोडक्ट की टर्म्स में लिखा जा सकता है, हर एक का अलग-अलग होता है। बट रेटला आप पूरे रिएक्शन के लिए लिखते हो और पूरे रिएक्शन में ये बताते हो कि अगर डिफरेंट रिएक्टेंट जो भी आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, लाइक ए और बी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और सी और डी प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है, तो किस तरह से आप लोग का जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जिस स्पीड से ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, वो इन दोनों की कंसंट्रेशन के चेंज करने से चेंज होगा। या आप लोग ये कह सकते हो कि डिपेंडेंस ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज द रेट लॉ। उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन जो है ना वो रेट लॉ की फॉर्म में लिखी जाती है। ये भी बताता है कि हाउ चेंजेस इन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इफेक्ट द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, कि आप लोग थोड़ा सा रिएक्टेंट चेंज करते हो, लाइक कंसंट्रेशन ऑफ ए चेंज कर देते हो, कंसंट्रेशन ऑफ बी चेंज कर देते हो। शुरू शुरू में दोनों के वन वन मोल ले रहे थे और बाद में आप लोग नंबर ऑफ मोल ऑफ ए रिएक्टेंट उसको दो गुना कर देते हो, ट्वाइस टाइम कर देते हो, और तीन गुना भी कर सकते हो बी को। तो तब आपके प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पर या रेट ऑफ रिएक्शन पर वो क्या, वो जल्दी, बहुत जल्दी हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन यानी स्पीड ऑफ रिएक्शन तेज हो जाएगी। या आप लोग अगर रिएक्टेंट्स को बढ़ाओगे तो स्पीड ऑफ रिएक्शन जो है वो कम हो जाएगी। तो ये सारे का सारा हम लोग पढ़ते हैं कि रेट लॉ जो एक ऐसा इक्वेशन होगी जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा क्लियर कट कि आप लोग का जो रिएक्शन है, स्पेसिफिक रिएक्शन है, वो किस तरह से आप लोग की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। आया कि वो उसकी पावर वन पे डिपेंड करता है, पावर टू पे डिपेंड करता है। ये सारा का सारा रेट लॉ के अंदर पढ़ा जाता है। लेट्स सपोज मैं फर्ज कर लेती हूँ, अगर ए की पावर भी वन है, बी की पावर भी वन है, इसका मतलब ये है कि आप लोग रेट ऑफ रिएक्शन को अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को डबल करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगा, क्योंकि वो उसकी वन की पावर पे डिपेंड कर रहा है। अगर ये दो होता तो ये इसके रेट ऑफ रिएक्शन यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए को डबल करने पर आपका रेट ऑफ रिएक्शन फोर टाइम हो जाता, डबल हो जाता। तो डिपेंड करता है कि आप इसके कोफिशिएंट कौन से ले रहे हैं। तो वो ये जो रेट ला है वो बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी, जो भी जितने भी रिएक्टेंट्स होंगे उनकी कंसंट्रेशन की डिपेंडेंस बताता है रेट ऑफ रिएक्शन पर। अगर देखा जाए, इसके अलावा अगर आप लोग देखते हैं, सॉरी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से शायद इस तरह से हो गया, बट इट्स ओके, मैं यहीं से कंटिन्यू करती हूँ। तो बेसिकली आप लोग पढ़ रहे थे रेटला। रेटला में ये हो रहा था कि आप लोग कहते हैं कि हाउ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट चेंज एंड चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि उनको चेंज करने से आपका रेट ऑफ रिएक्शन कितने गुना चेंज होता है, ये किस तरह से चेंज होता है, वो सारे का सारा आप लोग पढ़ते हो रेट ला के अंदर। ठीक है। तो बेसिकली दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक होता है एलिमेंट्री रिएक्शन और एक होते हैं कम्प्लेक्स रिएक्शन। कम एलिमेंट्री रिएक्शन तो सिंपल होते हैं जिसमें आप लोग सिंगल स्टेप रिएक्शन पढ़ते हो कि आपका ए और बी मिला सी और डी बन गया। लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं हायर क्लासेस के अंदर, वहां पे देखा जाता है कि ये दोनों आपस में मिलते हैं, एक इंटरमीडिएट बनता है या ट्रांजिशन स्टेट आती है, फिर इंटरमीडिएट फर्दर किसी और रिएक्टेंट के साथ मिलता है, दोबारा प्रोडक्ट बनाता है। इनको स्टेप रिएक्शन भी कहा जाता है, कम्प्लेक्स रिएक्शन भी कहा जाता है। तो रेटला बेसिकली यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाला है कि रेटला हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए लिखते हैं। कम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए भी रेटला लिखा जा सकता है, लेकिन वो एक नहीं होते, उनके डिफरेंट स्टेप्स होते हैं और उनको इकट्ठा कंबाइन करके एक लास्ट पे उनके लिए पूरा मैकेनिज्म को फॉलो करना पड़ता है। तो दैट्स वाई कहता है कि सिंपल रेट ला जो लिखा जाता है वो रेट ला आप लोग एलिमेंट्री रिएक्शन यानी सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए आप लोग लिखते हो। तो ये आपका रेट ला का था। अगर कोई क्वेश्चन होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
रेट कांस्टेंट की बात करें तो आप लोगों ने देखा कि ये रेट, मैं एक दफा आपको पीछे लेके जाती हूँ, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन था आर, के इज द रेट कांस्टेंट, इज इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, और इसके अलावा आप लोग की कंसंट्रेशन ऑफ ए है, कंसंट्रेशन ऑफ बी है, और उसके ऊपर कोफिशिएंट है। ये कोफिशिएंट कभी भी मत सोचेगा कि ये इससे पहले वाले ए और बी होंगे, इसीलिए उसने एक्स एंड वाई लिखा है। ये बेसिकली एक्स एंड वाई क्या रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है कि ये एक ऐसी एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी जिसको सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट करके ही डिटरमिन किया जा सकता है, आप लोग उसको थ्योरेटिकली इक्वेशन देखकर नहीं बता सकते। एक्स और वाई कभी भी आप लोग इक्वेशन देखकर नहीं बता सकते कि आपका एक्स और वाई क्या होगा। एक्स और वाई हमेशा और हमेशा आप लोग क्या करते हो, एक्सपेरिमेंट से डिटरमिन किया जाता है, और उसको इस रेट लॉ की इक्वेशन में पुट करके आप लोग इनको एडअप करते हो, इनका सम लेते हो, और आपके एक रिएक्शन का ऑर्डर निकल आता है। यानी कि ए किस लिहाज से चेंज होता है, आप एक्सपेरिमेंट करते हो कि ए की कंसंट्रेशन चेंज करने से मेरे रेट पर क्या फर्क पड़ता है, बी की कंसंट्रेशन चेंज करने से मेरे रेट पर क्या फर्क पड़ता है, तो वो जितना फर्क डालते हैं वो उसके कोफिशिएंट बन जाते हैं। तो फिर एट द एंड आप क्या करते हो, ए और बी के जो कोफिशिएंट है उन दोनों का सम लेते हो, और सम लेने को कहते हैं कि ये जो रिएक्शन है ए और बी मिलकर सी और डी बना रहे हैं, इनका ऑर्डर ये है जो सम करने से आता है। वो एक आपकी फ्रैक्शन क्वांटिटी होगी, फ्रैक्शन सॉरी कह रही हूँ, एक आपकी क्वांटिटी होगी, 1 2 3 कुछ भी क्वांटिटी हो सकती है। तो आप लोग कह सकते हो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, कोई भी ऑर्डर या फिर रिएक्शन हो सकता है। डिपेंड करता है कि ए की कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट पर क्या फर्क पड़ता है, बी की कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट पर क्या फर्क पड़ता है। तो ये आप लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में पढ़ते हो। तो रेट लॉ में आप लोगों को ये जो के नजर आ रहा है वो है रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। कहता है रेट कांस्टेंट इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है in the equation of the rate law that express the relationship between the rate of reaction एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। कैसे आप लोग के को इधर ही रहने दो, फॉर एग्जांपल वो कह रहा है कि आपके पास एक रिएक्टेंट था, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, तो आप लोग सिंपली रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ला की इक्वेशन इस तरह लिखोगे, रेट इज इक्वल टू के इज द रेट कांस्टेंट, और आपका जो रिएक्टेंट है ए उसकी पावर एन। यहाँ पे उसने एन लिखा है, आपको मैंने पहले बता दिया ये एन ये वाला एन नहीं है, बल्कि ये एन वो वाला एन होता है जिसमें आप लोग एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करते हो कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ दैट कंसंट्रेशन ए, जो कि चेंज करने से आप लोगों के रेट ऑफ रिएक्शन पर फर्क पड़ता है। तो ये एन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ये एन ये वाला नहीं है, ठीक है। ये मत इसको कंफ्यूज मत हुइएगा इससे। फिर रेट को इधर रहने दें, ए को उठा के इससे डिवाइड कर दो, तो बेसिकली कहता है रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन ऐसे की जाती है कि किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ए पे डिपेंड करता है, उसको जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट डिफाइन करता है उसको के कहा जाता है, जिसको आप लोग दूसरे लफ्जों में रेट कांस्टेंट का नाम देते हो। तो बेसिक डेफिनेशन जो आप लोगों की बुक्स में, फर्स्ट ईयर की बुक में या हायर बुक्स में लिखा होता है, वो कहता है कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन आप लोगों ने अगर कंसंट्रेशन ऑफ ए यूनिटी ली हुई है, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ए या उसकी जितनी भी पावर है उसको यूनिटी यानी 1 के इक्वल रखा हुआ है, तो जो भी रेट ऑफ रिएक्शन होगा वही उस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट भी होगा। क्योंकि आप इसको एक कर दोगे तो एक डिवाइड होगा रेट ऑफ रिएक्शन पर, तो रेट ऑफ रिएक्शन तो वही रहेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट एक सिमिलर क्वांटिटी है, वो बस फर्क क्या है, कहता है कि आप इसको यूनिटी कर दो तो आप लोगों का दोनों सिमिलर क्वांटिटी है। बट रेट कांस्टेंट इज द बेसिकली प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जो डिपेंडेंस को शो करेगा ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ द रिएक्शन। अब दो तरह के आप लोग पढ़ते हो, एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन और एक होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो आप इसके लिए सिंपली क्या करते हो, कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट, पूरा रिएक्शन हो रहा है, आपके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन शुरू में मैक्सिमम थी, आहिस्ता आहिस्ता वो कम होती गई कम होती गई, आप लोग को शुरू में समझाया था पिछली वीडियो में, कम होती जाती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और एक वक्त आता है कि वो टाइम एक्सिस के इक्वल हो जाती है, यहाँ आप इसको पैरेलल हो जाती है। यहाँ आप इसको ये कह दो कि वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही होती है लेकिन लग नहीं रहा होता। इक्विलिब्रियम वो कंडीशन होती है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन तकरीबन बराबर हो जाती है, उसके बाद वो दोनों चेंज तो हो रही होती है लेकिन ओवरऑल चेंज आपको महसूस नहीं हो रहा होता। तो एक वक्त आएगा जहां पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दोनों पैरेलल हो जाएंगी, और पैरेलल होने का मतलब है कि जितने रिएक्टेंट मिल के प्रोडक्ट बना रहे हैं उसी टाइम के वक्त प्रोडक्ट टूट टूट के रिएक्टेंट बना रहे होते हैं, तो वो पैरेलल चल रहे होते हैं, यानी कि आपका रिएक्टेंट जीरो नहीं होता बल्कि वो पैरेलल चल रहा होता है, इसलिए इनको इनकम्प्लीट रिएक्शन भी कहा जाता है। तो इंस्टेंटेनियस रिएक्शन ये है कि आप लोग क्या करो, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब ये है कि रिएक्शन चल रहा है, आप किसी एक इंस्टेंट पर 10 सेकंड के बाद आपका दिल करता है कि मैं इसका रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमिन कर लूं, 15 सेकंड के बाद, 20 सेकंड के बाद, किसी एक ऐसे इंस्टेंट के ऊपर जिसको आप लोग रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमिन कर रहे हो उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, कि आप एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर उसका रेट डिटरमिन कर रहे हो। बट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या है कि आप दो तरह के टाइम लेते हो, दो तरह के आप लोग कह सकते हो कि टाइम इंटरवल लेते हो, और उन टाइम इंटरवल का क्या करते हो कि एवरेज निकाल लेते हो कि इस
5 सेकंड गुजरने के बाद आपका रेट ऑफ रिएक्शन ये था, और उस 5 सेकंड से अगले 5 सेकंड के दरमियान यानी कि 10 सेकंड गुजरने के बाद आपका रेट ऑफ रिएक्शन ये है। तो दोनों के रेट ऑफ रिएक्शन की जो है ये आर एवरेज है, रेट ऑफ रिएक्शन एट द टाइम 2 एंड रेट ऑफ रिएक्शन एट टाइम 1, उन दोनों का T2 माइनस T1 से डिवाइड करके आप लोगों के पास जो रेट ऑफ रिएक्शन आएगा एवरेज आएगा। ये बिल्कुल उसी तरह से है कि आप लोग क्या करो, आप लोगों पहले ग्रुप का भी सम ले लो, दूसरे ग्रुप का भी सम ले लो, आप इन दोनों का एवरेज निकाल लो। ठीक है, इसी तरह क्या कह सकते हो कि एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल पर एक दफा लिया, T2 पर एक दफा रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लिया, T1 पे एक दफा निकाल लिया, दोनों पर रेट ऑफ रिएक्शन चेंज आया, तो फिर आप लोग क्या करते हो, उसका एवरेज निकाल लेते हो। वो आप लोगों को पता है कि किस तरह से निकाला जाता है, R2 माइनस रेट ऑफ रिएक्शन एट दैट पर्टिकुलर टाइम 2 और रेट ऑफ रिएक्शन एट पर्टिकुलर टाइम T1, उन दोनों का डिफरेंस लेकर उनको डिवाइड किया हुआ है और आपके पास एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आ जाता है। इंस्टेंटेनियस एट एनी टाइम, कोई भी स्पेसिफिक टाइम इंटरवल आप अपनी मर्जी से डिसाइड कर ले, उसके ऊपर लेंगे तो इंस्टेंटेनियस है। लेकिन अगर आप लोगों ने दो टाइम इंटरवल, डिफरेंट टाइम इंटरवल, आपका दिल करता है एक दफा शुरू से ले लो एक दफा आखिर से, तो दो डिफरेंट टाइम इंटरवल के ऊपर जो आप रेट ऑफ रिएक्शन लेकर उनका एवरेज या मीन निकालते हो, उसको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। यहाँ पे मैंने एक लिखी हुई है, द रेट ऑफ रिएक्शन ड्यूरिंग द स्पेसिफिक इंस्टेंट टाइम इन टाइम इज मेजर्ड, और the rate of reaction slow when reactant are used for the reaction, this is because the concentration of reactant decrease with the progress। ये आपको पहले मैंने बता दिया कि आप लोग क्या करते हो कि शुरू शुरू में रिएक्टेंट जो है ना वो बहुत मैक्सिमम होते हैं और वो बहुत तेजी से डिक्रीज करते हैं, लाइक दिस, बहुत तेजी से ग्राफ नीचे आया है, बहुत तेजी से, ठीक है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, उसकी कंसेंट्रेशन जो डिक्रीज होने का अवामल है, वो कहते हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, बल्कि वो बहुत आराम आराम से कम हो रहे होते हैं। और एक वक्त आता है कि वो बहुत ही टाइम एक्सिस के साथ गुजरने के साथ भी बहुत कम डिक्रीज हो जाते हैं, थोड़े बहुत डिक्रीज हो जाते हैं और फिर वह पैरेलल हो जाते हैं टाइम एक्सिस के। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिल्कुल सिमिलर क्वांटिटी है, सिमिलर नहीं कह सकते। इंस्टेंटेनियस का मतलब है कि वो एक स्पेसिफिक टाइम पर, और एवरेज का मतलब है दो डिफरेंट टाइम इंटरवल पर और उनका एवरेज लिया हुआ है। लेकिन है ये दोनों रेट ऑफ रिएक्शन ही, ठीक है। इन दोनों का कोई ये नहीं कि एक रेट ऑफ रिएक्शन है और कुछ दूसरा नहीं, दोनों ही रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। अब जो लास्ट आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में जो फर्क होता है वो बहुत ही बेसिक फर्क है। मॉलिक्यूलरिटी आपके रिएक्शन के अंदर, फॉर एग्जांपल आपके रिएक्शन है उसमें दो रिएक्टेंट टेक प्लेस कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है। आप लोग कहते हो कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है 2, क्योंकि दो मॉलिक्यूल, एक होता है रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, ठीक है। मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ वो है एलिमेंट्री रिएक्शन, एक ऐसे तमाम रिएक्शन जो सिंगल स्टेप के अंदर हो रहे हैं वो पढ़ा रही हूँ। ये जो कम्प्लेक्स रिएक्शन है उनकी मॉलिक्यूलरिटी जो है ना वो डिफाइन करनी पड़ती है, वो मोस्टली ऑर्गेनिक के टॉपिक्स में होती है। बट मैं आपको सिंपल रिएक्शन पढ़ाती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता कम्प्लेक्स की तरफ चलेंगे। तो सिंगल स्टेप रिएक्शन ही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा। ऐसे तमाम रिएक्शन जो एक ही स्टेप के अंदर हो रहे होते हैं उनको सिंगल स्टेप रिएक्शन कहा जाता है। तो चूंकि वो एक ही स्टेप में हो रहे होते हैं, कोई और स्टेप मौजूद नहीं है, तो वही उसका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। तो मॉलिक्यूलरिटी इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दैट आर कंबाइनिंग टू फॉर्म द प्रोडक्ट। ऐसे तमाम रिएक्शन जो एक स्टेप में हो रहे हैं वो ही स्टेप उनका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। उस स्टेप के अंदर जितने रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं वो उसकी मॉलिक्यूलरिटी होती है। लाइक आप लोग ये नहीं कह सकते कि हमेशा दो ही रिएक्टेंट मिलेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा। समटाइम आप लोगों ने देखा होगा कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें तीन रिएक्टेंट आपस में मिलकर प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। और समटाइम ऐसा भी होता है कि एक ही रिएक्टेंट, लाइक ओजोन था, ओजोन की जब डिसोसिएशन होती है तो वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप लोगों ने पढ़ा था 2O3 इज कन्वर्टेड इनटू 3O2। तो देखिए एक ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में आ रहा है, पहले वो ओजोन था और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन बन रही है। तो समटाइम तो आप लोगों के पास ये भी होता है कि एक ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा होता है, एक ही और समटाइम ऐसा होता है दो मिलके बना रहे होते हैं, समटाइम ऐसा होता है कि तीन भी बना रहे होते हैं, लेकिन तीन से ज्यादा बहुत मुश्किल हो जाती है कि तीन से ज्यादा भी मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हो। तो मॉलिक्यूलरिटी बेसिकली इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल that are combining to form the product in the rate determining step। तो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप के अंदर जितने मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे होंगे आप लोग उसको मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। ये हमेशा एक होल नंबर होगा। होल नंबर से मुराद ये है कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक रिएक्टेंट ए है वो पूरा रिएक्ट कर रहा है और बी आधा रिएक्ट कर रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दो रिएक्टेंट है, दोनों इकट्ठे रिएक्ट करेंगे। आप लोग कभी भी किसी भी इक्वेशन को देखकर मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन कर सकते हो। आप लोग को दिखा रहे हैं कि एक इक्वेशन है, इसमें इतने रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं, तो आप लोग के एक मॉलिक्यूल ये है और एक ये है, तो इसका मतलब है कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी दो है। आप लोग इक्वेशन देख के टोटली बता सकते हो कि इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी।
बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज अनदर क्वांटिटी, जिसमें हम लोग क्या कहते हैं कि ये कभी भी आप लोग किसी भी इक्वेशन को देखकर नहीं बता सकते कि इस इक्वेशन के मतलब इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये होगा। क्यों? क्योंकि ये हमेशा एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। इसको कभी भी आप लोग डिटर्मिन इक्वेशन देख के थ्योरेटिकली बता नहीं सकते। इसके लिए आप लोग को एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ेगा, और तब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद उनके एक स्पेसिफिक कोएफिशिएंट निकलते हैं रिएक्टेंट ए और बी के। मैं आपको सपोज करवा देती हूँ ए और बी मिलके सी और डी बना रहा है, ठीक है। आप कहते हो कि ए रिएक्टेंट की मैंने जब कंसंट्रेशन डबल की तो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया, इट मीन कि वो उसकी रेज टू पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि रिएक्टेंट बी को जब डबल करता था तो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम हो जाता था, यानी 4 गुना बढ़ जाता था। इसका मतलब ये हुआ कि बी की कंसंट्रेशन अगर मैं डबल करती हूँ, वो 4 टाइम हो जाता है, तो वो उसके 2 पर डिपेंड करता है, उसके ट्वाइस टाइम पर डिपेंड करता है, स्क्वायर पर। तो ये डिपेंड करता है हर रिएक्शन के रिएक्टेंट जो मिल के प्रोडक्ट बना रहे हैं उनकी कंसंट्रेशन कितनी चेंज करने से कितना रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होता है, ये आप हमेशा एक्सपेरिमेंट से ही डिटरमिन करते हो। तो वो जो कोएफिशिएंट आते हैं कि कितनी पावर से वो एक दूसरे को इफेक्ट कर रहे हैं, रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन की कितनी पावर से वो रेट ऑफ रिएक्शन इफेक्ट हो रहा है, और रिएक्टेंट बी की कंसंट्रेशन से कितना रेट ऑफ रिएक्शन इफेक्ट हो रहा है, वो जो कोएफिशिएंट है, वो जो पावर है, वो कोएफिशिएंट कहा जाता है। इन दोनों के कोएफिशिएंट को ऐड अप करके आप लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हो, और ये कभी भी आप लोग थ्योरेटिकल डिटरमिन नहीं कर सकते। मैं बार बार कह रही हूँ इसलिए क्योंकि बहुत से जो है ना वो समटाइम क्या इक्वेशन पूछ ली जाती है कि ये इक्वेशन आप बता दे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो उसमें आप नन ऑफ दीज भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग हमेशा इसे एक्सपेरिमेंट ही डिटरमिन कर सकते हो एक्सपेरिमेंटली, कभी भी आप थ्योरेटिकली इक्वेशन देखकर नहीं बता सकते। ठीक है। डिराइव फ्रॉम द रेट ऑफ इक्वेशन एंड मे बी अ होल नंबर एंड कैन बी जीरो, जीरो भी हो सकता है, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी होते हैं जिसमें आप लोग कहते हो कि वो चलिए मैं आप लोगों को जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में पढ़ाऊंगी, आज की वीडियो के लिए इतना काफी। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो आप रिकॉर्डिंग